नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। एक ऐसा गेम जिसमें मुकाबला तो होता था, लेकिन फैसला पहले से ही तय हो जाता था, कौन हारेगा। हालांकि हारने वाले को पता नहीं चलता था, क्योंकि गेम का पैटर्न ही ऐसा था, इस डायलॉग की तरह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक कंगाल नहीं करेंगे तब तक जाल में फंसाकर रखेंगे। यही था महादेव ऐप का असली काम। तो आज हम जानेंगे कि कैसे महादेव सट्टाबाजी ऐप के मालिक अवैध तरीके से रातों रात इतने अमीर बन गए। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। घोटालों में घोटाला कह लीजिए या फिर महाघोटाला। महादेव ऐप बेटिंग ऐप के जरिए दो मास्टरमाइंड ने माया जाल में बॉलीवुड के माया लोक की हस्तियों को मोहरा बनाकर ऐसा महाजाल तैयार किया, जिसके झांसे में आकर आम लोगों ने एक दो नहीं पूरे 5,000 करोड़ गंवा दिए। दरअसल महादेव ऐप की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि इसमें अब बॉलीवुड का तड़का लग गया है। बड़े बड़े सितारे लपेटे में हैं। रणबीर कपूर, कपिल शर्मा समेत करीब 15 से 16 सेलिब्रिटीज प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर हैं। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कैसे जूस की दुकान चलाने वाला चंद साल में ही 20,000 करोड़ रुपए का मालिक हो गया। महादेव ऐप के जरिए दुनिया भर में लोगों को चूना लगाने के पीछे केवल दो मास्टरमाइंड हैं, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। इन दोनों ने ही मिलकर इस ऐप को शुरू किया था। बताया जा रहा है कि महादेव ऐप का घोटाला करीब 5,000 करोड़ रुपए है। ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप मामले में शुक्रवार को एक बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस पर छापा मारा। इस प्रोडक्शन हाउस को फिल्म बनाने के लिए हवाला के जरिए पैसे मिले थे। वहीं महादेव बेटिंग ऐप मामले में कई सारे नामी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। जिन सेलिब्रिटीज को बुलाया गया, उन्होंने महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में हिस्सा लिया था। इसके बदले उन्हें करोड़ों रुपए मिले थे। महादेव बेटिंग ऐप में कई तरह के गेम, लॉटरी और बेटिंग ऑप्शन है। आसान भाषा में कहे तो ये एक जुआ खेलने वाला ऐप है। चुनाव नतीजों के बारे में अनुमान लगाने का भी ऑप्शन मिलता है। जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि इस ऐप को यूएई से ऑपरेट किया जा रहा है। ईडी ने मुंबई के कुरैशी प्रोडक्शन हाउस पर छापेमारी की। कुरैशी प्रोडक्शन हाउस को फिल्म बनाने के लिए महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से हवाला का पैसा मिला था। ईडी ने मुंबई के अंधेरी में छापेमारी की। ईडी ने यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछताछ भी की। कुरैशी प्रोडक्शन हाउस को वसीम और तबस्सुम कुरैशी चलाते हैं। ये प्रोडक्शन हाउस एक टॉप बॉलीवुड स्टार के साथ एक बड़े बजट की फिल्म बनाने में शामिल रहा। इस फिल्म को स्थानीय भाषा में बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसे अन्य भाषाओं में डब किया जाएगा। ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप मामले में मुंबई दफ्तर पर रणबीर कपूर से पूछताछ की। इसके अलावा कपिल शर्मा और हुमा कुरैशी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। श्रद्धा कपूर और टीवी एक्ट्रेस हिना खान का नाम भी इस मामले से जुड़ा है। ईडी इनसे भी पूछताछ करने वाली है। महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोशन के लिए काम करने वाले कई सारे ए लिस्ट के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ईडी के रडार पर हैं। सूत्रों ने बताया कि 14 से 15 सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन पर ईडी नजर रख रही है। आने वाले दिनों में इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक ईडी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम सुनील दम्मानी, अनिल दम्मानी, चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर है। सुनील दम्मानी और अनिल दम्मानी दोनों सगे भाई हैं, जबकि चंद्रभूषण छत्तीसगढ़ पुलिस में एएसआई है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के जरिए प्रमोट की जाने वाली कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में एक शानदार शादी का आयोजन किया, जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए कैश में दिए गए। इसमें से ज्यादातर पैसा उन सेलिब्रिटीज को मिला जिन्होंने शादी में परफॉर्म किया। महादेव बेटिंग ऐप को ऑपरेट करने के लिए मलेशिया, थाईलैंड, भारत, यूएई में कॉल सेंटर खोले गए। यहाँ से सब्सिडी ऐप बनाकर ऑनलाइन सट्टेबाजी की जा रही थी। ईडी की जांच में सामने आया है कि महादेव बेटिंग ऐप के जरिए हजारों करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। ईडी ने बताया कि भारत में सट्टेबाजी के लिए 4,000 ब्रांच पैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर पैनल पर
2000 ग्राहक सट्टा लगाते थे। इसके जरिए चंद्राकर और उपल की रोजाना 200 करोड़ रुपए की कमाई हो रही थी। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में बड़े पैमाने पर छापेमारी कर महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े 417 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया था। ईडी ने कुल मिलाकर 39 लोकेशन पर छापेमारी की थी और ये छापेमारी कोलकाता, भोपाल, मुंबई जैसे शहरों में हुई। सट्टेबाजी का व्यापार खड़ा करने से पहले चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई से जूस की दुकान चलाता था, जबकि उपल की टायर की दुकान थी। दोनों दुबई चले गए और फिर वहां पर और एक पाकिस्तानी नागरिक से मुलाकात की। इसके बाद ही महादेव बेटिंग ऐप की शुरुआत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो ऐसे शातिरों की सोच को देखिए कि महादेव के नाम पर भी इस तरह के महा घोटाले कर रहे हैं। आज महादेव ऐप को लेकर करेंगे चर्चा। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर वेद भूषण जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अधिवक्ता डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ अम्बरीश देव गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। आप एक ऐप डेवलपर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। वेद भूषण जी, सर, सट्टेबाजी ऐप्स के माध्यम जिस तरह आज बड़ी जनसंख्या तक पहुंच चुके हैं, सर, इसे मॉनिटर करना कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए रेशु, आज डिजिटल का टाइम है और दुबई जो है टैक्स हेवन माना जाता रहा है और इस तरह की एक्टिविटीज का मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर एक बहुत बड़ा गढ़ है। यूरोप में एक साइप्रस इसके नाम से जाना जाता है, जहाँ टैक्स हेवन है। तमाम तरह की कर चोरी और तमाम तरह के जो इलीगल एक्ट हैं, वहाँ चूंकि सिस्टम इस तरह से, वहाँ किंग का, राजा का राज्य है। जो राजा चाहेगा वही कानून है वहाँ का। तो इस बारे में आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी पार्टी हुई थी सेलिब्रिटीज की, जिसमें श्रीदेवी का एक मर्डर का एलिगेशन था। मैंने भी उस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी, दुबई गया था उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो दुबई और साइप्रस ये एक ऐसे टैक्स हेवन माने जाते हैं जहां से कुछ भी आप ऑपरेट करते हैं, उनके कंट्री को केवल पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए, उनको इससे कोई लेना देना है कि दूसरे कंट्रीज की आर्थिक नुकसान आप किस तरह कर रहे हैं। जहां तक डेटिंग ऐप, जो आज के बैटिंग ऐप्स आ गए हैं, इनको पकड़ना पुलिस के लिए, एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि इस वाले मामले के अंदर महादेव के साथ 45 एक बैटिंग ऐप्स ऐसे और भी जुड़े हुए थे जो कहीं ना कहीं से इसके साथी थे। तो जो कानून बना हुआ है गैम्बलिंग एक्ट के तहत, हिंदुस्तान में कानून बहुत कमजोर और लचर है। तमाम सेक्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहे 1 रुपए की बैटिंग करें, चाहे आप 1000 करोड़ रुपए की बैटिंग करें, कानून वही है, अवेलेबल कानून है। तो इस चीज का फायदा उठाने के लिए दुबई से तमाम जो ऑपरेशंस इस तरह के होते हैं, जैसे मैंने श्रीदेवी के मामले में दाऊद का एक बहुत बड़ा रोल सामने आया था। दाऊद के बारे में बताया जाता है कि आज भी दुबई में अंदर उसकी एक्टिविटीज चलती है। उसका एक छत्र राज है, क्योंकि वो वहाँ के जो राजा या प्रिंस हैं उनका बड़ा नजदीकी रहा है। तो इसलिए जो इनको पकड़ने के लिए अब जो ईडी है वो एक परफेक्ट टूल है हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास में, कि आप जो भी आप पाप करके दुबई में आओगे, आपको इंडिया में उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। अब जो तमाम रणवीर कपूर जैसे तमाम बड़े बड़े दिग्गज, कपिल शर्मा और बड़े बड़े नाम जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अब वो उनकी जद में आ चुके हैं, क्योंकि उनके तमाम जांच की जाएगी कि उनके एयर टिकटिंग किसने की, हवाला से पैसा कैसे लिया गया, कैश का ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ उसकी ट्रेल जाती है। तो इन तमाम की जो मुसीबतें हैं बढ़ने वाली है, क्योंकि ईडी को एक बहुत अच्छे तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा, पॉजिटिव तरह से देखना चाहिए। यदि ईडी ना होती तो दिल्ली पुलिस या हमारी सीबीआई खाली हाथ बैठी रहती है, तमाम बेलेबल ऑफेंस से कुछ नहीं हो सकता था। परंतु आज की डेट में ईडी के पास में तमाम तरह के हथियार, कानूनी हथियार उनके पास मौजूद है। तो हिसाब किताब जरूर होगा, और जहां भी इनकी ट्रायल है, इनके लिंक्स हैं, इनके कॉल डिटेल्स हैं, ये इनकी पुलिस की तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जांच की गिरफ्त में आ चुके हैं। और तो इनके लिए बचना या बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब हिसाब किताब होगा। बिल्कुल, मुश्किलें तो शुरू हो गई हैं, मुश्किलें तो शुरू हो गई हैं। जब ऐसे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए पहले सोचना भी चाहिए कि आप आने वाले समय में मुश्किलों में भी घिर सकते हैं। लेकिन अम्बरीश जी, जो ऐप लॉन्च होते हैं सर, उसमें उनके प्रकार की भी घोषणा की जाती है, जैसे ये किस लिए है और इनका क्या पैटर्न है। सर, इस सब की क्या कोई सरकारी निगरानी या क्लियरेंस होती है? देखिए, गूगल जो ऐप अपलोड किए जाते हैं गूगल के माध्यम से या आईफोन के माध्यम से,
तो जो बनाए जाते हैं उनके टर्म कंडीशन हैं। वो अपना पूछते हैं कि आप इस ऐप के माध्यम से क्या करने वाले हैं। तो गेम ऐप के जो भी रूल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। क्योंकि क्या है कि आर्थिक जो फ्रॉड हो रहे हैं वो गेम ऐप के माध्यम से बताया, जैसे कैसीनो आप खेलते हैं तो उसमें जो आपका नंबर या जो भी सेट होता है वो आता है, उससे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स के जरिए आपको कुछ पेमेंट दिए जाते हैं जी। तो इस तरीके से ऐप तो बहुत सारे चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा जो विषय है ये है कि भारत में कुछ ऐप लीगलाइज तरीके से चल रहे हैं, जैसे माई सर्किल है, माई ड्रीम 11 है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐड भी करते हैं। इसी के आप देखेंगे 3 पत्ती करके आता है, कैसीनो करके आता है, बहुत सारे ऐप हैं। तो उसमें लोग बेधड़क जब देखते हैं कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का एडवर्टाइज कर रहे हैं तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। और इस ट्रस्ट बिल्डअप के माध्यम से जो आम जनता है, जो छोटे छोटे जो लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम इसमें बहुत छोटा अमाउंट लगा करके कुछ बड़ा ले सकते हैं, बहुत कमा सकते हैं। इस आधार पे जो बहुत सारे ऐप बनाए जा रहे हैं और चलाए जा रहे हैं, इसके माध्यम से टारगेट किया जाता है उन लोगों को जो बहुत छोटे अमाउंट से अपने ऐप में जुड़ सकते हैं और पैसे लगा करके और अच्छा कमा सकते हैं। पहले अच्छा कमाया जाता है, उनको ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जिससे कुछ अर्न करते हैं, वो 100, 200, 500, 1000 कमा लेते हैं। कुछ लगता है कि 2, 4, 10 हजार कमा लिए, 1 लाख कमा लिए, ऐसे बताए भी जाते हैं मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया में, कॉल सेंटर के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम हैं, उनको ये बताया जाता है। और इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्डअप किया जाता है। उस ट्रस्ट बिल्डअप करने के बाद जो है, जब लोग अधिक से अधिक मात्रा में, करोड़ों लोग जी उस पर जब ट्रस्ट बिल्डअप हो जाते हैं, फिर वो अपना खेल करते हैं। तो ये जो है, ये तो बहुत अरसे से, अभी समझ लीजिए कि 2021 से ये काफी प्रचलन में आया। जब लोग कोरोना में अपने घरों में बैठे थे तो उस समय लोगों के पास और कोई साधन नहीं था और ऑनलाइन सारे लोग कहीं न कहीं लगे हुए थे। आप देखेंगे कि अगर आंकड़ा आप निकालिए तो देश में जितने भी ऑनलाइन तरीके से जो लोग काम करते हैं उसमें 58% जो युवा वर्ग हैं वो इस समय इस सट्टेबाजी में लग चुके हैं, कहीं न कहीं इस तरीके से कि कहीं से हमको 2 पैसा किसी ऐप के माध्यम से मिल जाए। सही आप कह रहे हैं कि युवा इसमें ज्यादा शामिल है और वो सोचते हैं कि जल्द से जल्द अमीर किस तरीके से बन जाए, इसलिए इस तरह के ऐप का सहारा लेते हैं। लेकिन डॉक्टर स्वाति जिंदल, विदेशों में बैठकर जिस तरह इन ऐप्स को ऑपरेट किया जाता है, इससे कार्रवाई करने में किस तरह की कानूनी पेचीदगी जो है वो आती है? मैम देखिए, जब भी मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, कहीं ना कहीं कारण यही है और यही नतीजा होता है। इसीलिए ये जो कल्प्रिट्स हैं, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी है, वो अक्रॉस बॉर्डर्स होती है कि कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाता है, एक कंट्री के हाथ से बाहर हो जाता है। जैसे अभी वेद साहब ने बताया कि हमारे जो देश में एंटी गैम्बलिंग लॉज जितने हैं बहुत ही रिलैक्स्ड हैं, उन्होंने सारे ऑफेंसेस बेलेबल कर रखे हैं। अब ये बेलेबल ऑफेंसेस भी आप कैसे उन कल्प्रिट को पकड़ेंगे अगर वो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं और उनको वहाँ के कंट्री का, वहाँ के जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनका सहारा है उनको बहुत। तो इसीलिए ये ईडी बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू इन सारे लोगों को घेरे में लिया जाता है, क्योंकि ना केवल उनके पास सर्च एंड सीजर के उनके पास पावर है, क्योंकि होता क्या था अब तक, अगर आप पेपर ट्रेल ढूंढ भी लेते हैं, कोई अकाउंट ट्रेल ढूंढ लेते हैं कि कहीं से इलीगल तरीके से पैसा आ रहा है और फिर साइफन ऑफ हो रहा है बेनामी अकाउंट्स में, तो जब तक आप उनको घेरते तब तक वो सारे ट्रेस खत्म कर देते हैं जी। तो आपके पास अब ईडी के पास अब ये पावर है कि वो उनको अरेस्ट कर सकते हैं, उनको पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, सर्च एंड सीजर उनका कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का, सामान का। तो ये सारी चीजें हैं, बेहतर हो रहा है हमारा सिस्टम, बट हमारे से 2 हाथ आगे निकलते हैं जितने भी क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि जो चीज हम उनकी कमजोरी पकड़ के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो हमारी कमजोरियां पकड़ के उस चीज से भी अपनी मजबूती कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। बट ये एक ऑनगोइंग बैटल है, समय के साथ साथ और इम्प्रूव होगा कानूनी सिस्टम भी, बट
क्रिमिनल। ठीक है, समय के साथ इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको लेकर भी आप लोगों के विचार हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ईडी के शिकंजे में फंस रहे हैं सितारे, और ये सब कुछ हुआ है महादेव ऐप की वजह से, और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वेदभूषण जी, सर, यूएई में बैठकर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन का एक नेक्सस तैयार कर महादेव बैटिंग ऐप को हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहे थे। सर, अपराध की एक पूरी श्रृंखला इस मामले से जुड़ी है, लेकिन ये सब कुछ होता रहा इतने टाइम से। देखिए रेशु, मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि हमारे यहाँ ये एक ऑफेंस है, परंतु कुछ कंट्रीज टैक्स हेवन है और वहाँ ऑफेंस नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा को जलाने पर, उसकी अपमानना करने पर यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर कोई कानून नहीं है। हिंदुस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करना हमारे लिए सोवरेंटी खिलाफ कोई दर्शन, आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन, वहाँ कोई ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आते। परंतु मेरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे देश का झंडा वहाँ पर जलाया जाता है, वहाँ उसको कुचला जाता है, उसकी बदनामी की जाती है। अब परंतु दुर्भाग्य से उन कंट्रीज के अंदर इस तरह का कानून नहीं है। यदि आप इंडिया में भी कोई कनाडा का झंडा, किसी कंट्री के झंडे को आप जला देंगे तो बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रिवेंटिव एक्शन में डिटेन किया जा सकता है। तो ये कानून की स्थिति है, कानून की मजबूरी है उन कंट्रीज की, या उस तरह का सिस्टम उन्होंने अपने यहाँ डेवलप किया है सोवरेंटी के नाम पर, इंटीग्रिटी के नाम पर यदि हमारे देश में यदि कोई हवाला का पैसा भेजेगा या इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व होगा, चाहे वो दूसरे कंट्रीज में बैठ के हों, और मैं आपके व्यूवर्स की जानकारी में लाता हूं, जो यूएपीए और ईडी का कानून है, ठीक है, वो बाहर ऑपरेट नहीं कर सकते, पर वो तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एब्रॉड भी जा सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या वहाँ की सरकार की मदद ले सकते हैं, परंतु आप रोक नहीं सकता, क्योंकि ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आती जा रही है। ये ऐप थे बहुत लंबे टाइम तक चलते रहे। यदि सौरभ चंद्राकर की शादी में 200-250 करोड़ रुपए का जो बताया जा रहा है कि अनाप शनाप ना खर्च किया गया होता, तो शायद वो किसी की निगाह में नहीं रहते। तो इसलिए बहुत सी चीजें का टाइम के हिसाब से डेवलप होती हैं, जानकारी में आती हैं, पब्लिक डोमेन में इतनी महंगी शादी ना होती, 200 करोड़ का अगर जिक्र ना हुआ होता तो शायद इसका कभी खुलासा भी नहीं हो पाता। अमरीश जी, लेकिन ऐप की सुरक्षा को लेकर सर किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए ताकि लोग ऐसे ऐप के जाल में आगे ना फंस सके? अभी 11 अगस्त को डाटा प्राइवेसी के लिए एक्ट बनाया गया भारत के अंदर। इसके लिए एक कोर सिस्टम प्रणाली भी बनाई जानी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति भारत ही नहीं अपितु भारत के किसी भी अन्य देशों में अन्य देशों से कोई ऐप भारत के अंदर लॉन्च करता है तो उसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। वो किस वे में काम कर रहा है, उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, क्या वो फाइनेंशियली किसी को जोड़ रहा है या उससे पैसे का लेन देन हो रहा है, ये सारी चीजें की मॉनिटरिंग सबसे पहले होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जहाँ पैसे की बात आती है और अर्न की बात आती है, युवा वर्ग या जो भी कोई भी व्यक्ति हो वो इससे जुड़ना चाहता है, वो जुड़ता भी है। और अगर उसको कुछ दिन जुड़ने के बाद अगर उसको कुछ लाभ मिल जाता है, वो जाहिर सी बात है कि वो एक के बजाय दूसरे को, तीसरे को रेफरल के माध्यम से वो काफी तेजी से पहुंचाता है। कि भारत में बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है और उनको लगता है कि इससे कुछ न कुछ उनको अर्न हो जाएगा उनके रोजमर्रा के जिंदगी में, एक जो है सेकेंड अर्निंग का माध्यम हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं वो लोग कहीं न कहीं इन सारी चीजों से जोड़ देती हैं जी। और इसी का फायदा जो है बड़े बड़े जो गैम्बलिंग करने वाले लोग हैं, सट्टेबाज लोग हैं, जो बाहर देशों में बैठ करके बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसी का जो फायदा है वो सट्टेबाज कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आते हैं। आखिरी सवाल डॉक्टर स्वाति जिंदल मेरा आपसे, और समय का अभाव है इसलिए संक्षेप में मैं आपसे जवाब भी चाहूंगी। मैम, ऑनलाइन बैटिंग के सहारे हवाला धन शोधन का एक बड़ा नेक्सस चल रहा है और इसे एक्सेस करना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए कि सबसे फोन तक इसकी पहुंच है, फोन के जरिए सबसे पहुंच मिल ही रही है। तो इसके निषेध के क्या कानूनी प्रावधान है? देखिए, इसके निषेध में कहीं अगर वही प्रावधान हमारे मदद के लिए आते हैं जो आपको प्रदान होगा
फिशिंग स्टार्ट हुई थी, कॉन्सेप्ट ऑफ फिशिंग, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड होता था। तो आईटी एक्ट के काफी प्रावधान है जो हमारी मदद के लिए आते हैं। बट प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि इतनी सारे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हो जाते हैं ऑनलाइन में, आपका कोई एक वेबसाइट नहीं है जिसको आपको रुकना है। एक के अंतर्गत जैसे यहाँ पर महादेव का हम स्कैनर देखें तो 4000 से ज्यादा पोर्टल्स थे जो ऑपरेट कर रहे थे और 4 से 5 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो जिस तरह आपको अगर एक चोर को पकड़ना हो तो आप दौड़ के उसे पकड़ लें, बट अगर हजारों चोर है और वो सभी फेसलेस हैं और आपको पता नहीं तो कहीं ना कहीं जैसा कि अभी बताया कि अगर ये 2200 करोड़ की शादी ना हुई होती तो शायद 4 साल से ये लोग काम चला रहे थे अपना, 4 साल और चलता है इनका काम, कोई इन्हें पकड़ नहीं पाता। बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी करे रहता है क्रिमिनल, जिसके कारण उसको अल्टीमेटली पकड़ में वो आ ही जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।